दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। सोमवार को भारत में और पूरे दुनिया में ये खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो ऐलान किया था कि 48 घंटे की मोहलत वो ईरान को दे रहे हैं, और ईरान ने अगर संधि नहीं की, सरेंडर नहीं किया और उसने हमारी बात नहीं मानी, तो उसके जितने पावर स्टेशंस हैं ऊर्जा के, और जो जो पावर के जितने भी उसके केंद्र हैं, चाहे वो न्यूक्लियर पावर सेंटर ही क्यों ना हो, उसको बिल्कुल हम ठप कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, अंधेरे में डूब जाएगा ईरान। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। नेतन्याहू बड़े खुश थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन 48 घंटे बीतने वाले थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनका जो पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर वो अक्सर आते हैं, ट्रुथ सोशल, उस पर उन्होंने एक टिप्पणी पेश की और वो आज काफी चर्चा उसकी है। उस पर उन्होंने कहा कि हम 5 दिन की मोहलत दे रहे हैं, 5 दिन का विराम, मोहलत नहीं, 5 दिन का विराम। और ये जो विराम है वो इसलिए है कि ईरान और अमेरिका के बीच अब डायलॉग हो रहा है, बातचीत चल रही है, बड़ी अच्छी बातचीत हुई है। फिर उन्होंने एक बयान दिया कि ईरान जल्दी समझौता चाहता है। ईरान ने इस बारे में कहा कि हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है। बड़ी दिलचस्प बात है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि बातचीत हुई है। दुनिया के इतने ताकतवर देश का राष्ट्रपति ये कह रहा हो कि बातचीत हुई है, और ईरान कह रहा हो कि हमारी कोई बातचीत नहीं है। लेकिन इस बीच में देश की और दुनिया की कई ऐसी न्यूज एजेंसीज हैं जिनकी खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि टर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान जैसे मुल्क ईरान के कुछ बड़े नेताओं से डायलॉग कर रहे हैं, ताकि हालात इतने खराब न हो जाएं कि ईरान और इजराइल की बात नहीं, अमेरिका के पश्चिम एशिया गल्फ कंट्रीज में जो सैंड अड्डे हैं उनकी बात नहीं, बल्कि समूची दुनिया तबाही में डूब जाए। आर्थिक रूप से, ऊर्जा की और तेल की और गैस की कमी के कारण पूरी दुनिया में तबाही मच जाए। और जिस तरह से शेयर बाजार का हाल है वो सब देख ही रहे, अमेरिका भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया। तो दोस्तों, ये सच है क्या? डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों पर भरोसा करना बड़ा कठिन है, स्वयं उनके देश के लोग नहीं कर पाते। लेकिन ये तो सच है कि 5 दिन का विराम उन्होंने दिया है। क्या नेतन्याहू भी इसको मानेंगे? क्योंकि आज भी उन्होंने ईरान पर हमला किया है और ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। इसी विषय पर बातचीत हम करने जा रहे हैं। देश के जाने माने स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं अलग अलग विषयों पर और पूरी दुनिया को समझते हैं, भारत के एक ऐसे पॉलिटिकल कमेंटेटर, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज जोशी से। डॉक्टर जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपको क्या लगता है, हमारी जो एक संक्षिप्त भूमिका जो भी कह लीजिए, हम तो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को उतना नहीं समझते, लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पे जो मुझे समझ में आया मैंने कहा, आपकी क्या राय है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने ट्रुथ सोशल पर कहा और उसके बारे में ईरान ने जो कहा कि उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो ये क्या मान रहा है? देखिए, ऐसा है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी, ये पिछले शनिचर धमकी दी थी, तो उस समय ईरान ने कहा था कि यदि हमारे पावर प्लांट्स पे हमला होगा तो हम इलाके के सब पावर प्लांट्स, डेटा सेंटर, बड़े वहां पे डेटा सेंटर हैं, और ऐसे जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला बोल देंगे। इसका मतलब, जो अगर ईरान में जो है तहस नहस, ये सब तहस नहस होगा तो इलाके में फैला देंगे। तो इससे एकदम जो है खलबली मच गई। जितने भी मुल्क हैं वहां
वो घबराने लगे और तुरंत जो है मुझे लगता है कि काफी दबाव ट्रंप पे पड़ा और सोमवार की शाम तक जो है अल्टीमेटम था। तो उसके काफी पहले 6 घंटे पहले 6-7 घंटे पहले सुबह सोमवार की सुबह जो है ट्रंप साहब ने ये एक नया अनाउंसमेंट किया। अब ऐसा है कि नए अनाउंसमेंट में उन्होंने जो मोहलत दी है, मोहलत या कहे कि ईरान को, जहां तक की स्टेटमेंट है उसमें तो केवल पावर प्लांट्स की बात की हुई है। या ये नहीं कहा गया कि सब हम सब हमले रुक जाएंगे। पावर प्लांट्स की बात हुई है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, और जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि वो अब कह रहे हैं कि हम ईरान के वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि उनके वो फिर टारगेट बन जाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि इजराइल ने जो है टारगेट बना के 2-3 ऐसे अफसरों को मार दिया, उनको उन पे हमला कर दिया जो कहते हैं कि जो बातचीत करने लायक और बातचीत करने के इच्छुक थे, उनको इजराइल ने खत्म कर दिया। तो ट्रंप साहब खुद कह रहे हैं कि अब मैं उनको टारगेट नहीं बनाना चाहता हूं, पर लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि बातचीत की जा रही है ओमान के थ्रू। मोहम्मद बागेर गलिबाफ ये ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, और इसमें और बहुत कुछ हो रहा है कि और मुल्क भी इस पे लगे हुए हैं। और जो पहले जो अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे थे स्टीव विटकॉफ और उनके सन इन लॉ जैरेड कुशनर, ये भी उसमें इन्वॉल्व हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बात का दौरा जो है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में भी हो सकता है। तो ये बहुत कुछ अभी खबर, और हो सकता है कि उपराष्ट्रपति जेडी वांस अमेरिकी डेलीगेशन का नेतृत्व कर सकते हैं। तो अब ये सब खबरें आ रही हैं, पर किसी ने खंडन भी नहीं किया है, ना इसको एक्नॉलेज किया है। पर इतना है कि ये काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि ट्रंप साहब समझ गए हैं कि ये युद्ध जो है ये आगे अगर चलेगा तो ये इसकी ये हालत हो जाएगी कि वो पूरे इलाके को तहस नहस कर देगा, और पूरे इलाके को तहस नहस कर देगा। उसका असर जो है पूरी दुनिया पे पड़ेगा, तो उनको उल्टी गाली खानी पड़ेगी। जहां तक कि इजराइल है, इजराइल के लक्ष्य कुछ और हैं। इजराइल तो चाहता है कि ईरान बिल्कुल खत्म हो जाए। ईरान का खात्मा इजराइल चाहता है। अब इसमें कहां क्या होगा, कैसे होगा, ये कहना अभी मैं समझता हूं मुश्किल है। जी, तो आपको क्या लग रहा है कि ईरान की जो न्यूज एजेंसी है वहां की, एक पर्टिकुलर न्यूज एजेंसी के हवाले खबर आई, मीडिया के हवाले ही, कि ईरान के लीडर्स ने डिनाई किया है कि उनके यहां से आधिकारिक तौर पर कोई बातचीत डोनाल्ड ट्रंप के देश के किसी भी व्यक्ति से हुई है या हो रही है। बिल्कुल उन्होंने डिनाई किया है। दिस इज ईरानी मीडिया न्यूज। इसका क्या मतलब है? देखिए, पहले से ईरान कहता चला आ रहा है कि हम ये जंग खत्म नहीं करेंगे, हम आखिर तक लड़ेंगे। और ईरान ने भी अपनी डिमांड सामने रखी है। जंग खत्म करने के लिए ईरान ने अपनी डिमांड रखी है। कई डिमांड हैं। एक तो ये है कि अमेरिका उस इलाके छोड़ के वहां से चला जाए, ये भी एक बहुत बड़ी डिमांड है। डैमेज जो हुआ है उसका मुआवजा दे। हाँ, उसका मुआवजा दे। तो ऐसे ही उन्होंने भी डिमांड रखी है। अब ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि ईरान मान रहा है कि हम न तो परमाणु हथियार बनाएंगे,
ना हम यूरेनियम का एनरिचमेंट करेंगे, और जो हमारे स्टॉक पाइल हैं वो आपको सौंप देंगे। पर यही तो समझौता जो है ओमान। ओमान में हुआ था। हम्म। यही समझौता ईरान जो है वहां पे ईरान मान गया था, और फिर भी ईरान के ऊपर हमला हुआ। तो अब ये ट्रंप का एक विचित्र नाटक है कि पहले बमबारी करेंगे, उसके बाद वार्तालाप होगी। तो अब ये है कि अच्छा, ईरान, वो कह रहे हैं कि ईरान अब अपनी मिसाइल की क्षमता भी कम कर देगा, हाँ, और हॉर्मूज की खाड़ी जो है वो खोल देगा। अब ये सब ट्रंप साहब कह रहे हैं, और जैसे आपने अभी कहा कि ईरान ने अभी बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है कि कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है। अब इससे ये लग रहा है कि किसका पलड़ा भारी हो गया है। किसका पलड़ा भारी हो गया है, वो जिसके ऊपर आपने जंग करी थी, वो अब जंग को आगे बढ़ा रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि इस जंग में ईरान ने काफी कहता हूं कि काफी तैयारियां की थी। उस तैयारी का नतीजा जो है वो सामने आ रहा है। एक तो लोगों ने कई अनुमान लगाया कि ईरान की मिसाइल खत्म हो जाएंगी, अमेरिका और इजराइल की बमबारी होगी, उनके बेस सब नष्ट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये सब ईरान ने कैलकुलेशन किया था कि ये सब होगा, पर फिर भी उन्होंने कुछ ऐसे प्रबंध किए थे और ऐसी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की। अब जैसे जो कल परसों जो इजराइल पे जो मार हुई डिमोना पे, इस मिसाइल से मार, दो मिसाइलें जो है वहां गिरी हैं। तो ये मिसाइल जो हैं ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कहते हैं। ये इतनी रफ्तार पे चलता है कि इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। तो ये ज्यादा तादाद पे शायद ईरान के पास नहीं होंगे, पर हैं। और इजराइल तो आप जानते हैं कि गोवा के बराबर, एक गोवा से भी छोटा एक इलाका है। तो वहां पे काफी जो है जो है तबाही पहुंची है। हाइफा पे के ऊपर हमला हुआ है, इजराइल के कई मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमला हुआ है। और अब देखिए, 15-20 दिन से अमेरिकी और इजरायली ये कह रहे हैं कि हमने ईरान को खत्म कर दिया है। ईरान की मिलिट्री खत्म हो गई, ईरान की नेवी खत्म हो गई, ईरान की एयरफोर्स तो खैर थी ही नहीं। और फिर भी ईरान लड़े जा रहा है, फिर भी आप ईरान से घबरा रहे हैं, फिर भी आप हॉर्मूज की खाड़ी खोल नहीं पा रहे हैं। और हॉर्मूज की लड़ाई अगर अगर ये जो मोड़ है, इस मोड़ पे लोग सोच रहे थे, अगर ये शनिचर और सोमवार की बात नहीं होती, तो लोग कह रहे थे कि अमेरिका हॉर्मूज की खाड़ी पे हमला करने की तैयारी कर रहा है। पर अगर वो हॉर्मूज की जंग होती तो समझ लीजिए और नुकसान होता, क्योंकि वहां पे ईरान ने पूरी माइन बिछा दी है हॉर्मूज की खाड़ी में। और हॉर्मूज की खाड़ी जो है केवल कितना 30-40 किलोमीटर चौड़ी है, और उसने वहां पे ऐसे माइन बिछाई हैं कि जितने भी जहाज वहां जाते हैं उनको ईरान के करीबी से जाना पड़ता है। तो हॉर्मूज में अगर जंग होती तो वहां तो अमेरिका को डायरेक्ट घाटा होता, क्योंकि अमेरिका ने वहां पे अमेरिका का इरादा था कि वहां पे अपने मरीन भेजेगा। तो उन्होंने 5,000 मरीन्स जो हैं अलग अलग इलाके से इकट्ठा किया था। 2 मरीन जहाज वहां उत्तर अरेबियन सागर में पहुंच गए थे, और अब उनको अंदर आना था। पर अंदर जो है वो उनको लड़के आना पड़ता। तो अभी तक जो है अमेरिका की कैजुअलिटीज करीब 6-7 लोग मारे गए हैं। पर अगर ये जंग जो है जमीनी जंग हो जाए तो फिर समझ लीजिए कैजुअलिटीज जो है अमेरिका की बढ़ सकती हैं।
और अगर कैजुअलिटीज बढ़ी तो फिर अमेरिका की जो पॉपुलेशन है, जिसको ट्रंप साहब ने जिससे वायदा किया था कि हम दोबारा इस इलाके में कभी जंग नहीं लड़ेंगे, दोबारा यहां नहीं फंसेंगे, वही फंसने की नौबत आ रही थी जबकि ये सब कुछ हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप साहब का कैलकुलेशन बिल्कुल गलत साबित हुआ और नेतन्याहू ने उनको फंसा दिया ईरान में, कि उनको लगा होगा कि जैसे वेनेजुएला में उन्होंने निकोलस मादुरो को और उनकी वाइफ को किडनैप करके लेकर चले गए, रिजीम चेंज कर दिया और तेल की पूरी राजनीति भी अपनी कंप्लीट कर ली। ईरान में कुछ उससे थोड़ा सा 2-3 दिन लगाने की बात सोच रहे थे ट्रंप साहब, और ये बिल्कुल वो गलत साबित हो गए। तो ये उनके लिए एक धक्का है। और अब चूंकि अमेरिका में बहुत सारे लोग नाराज उनसे हैं और इलेक्शंस भी हैं मिड टर्म नवंबर में, तो इन कारणों से क्या वो दबाव में है और नेतन्याहू चाहे जितना उनको खींच रहे हो लड़ाई में, उससे वो निकलना चाहते हैं? देखिए, निकलना तो बिल्कुल चाहते हैं। यह है कि फिर भी इतना आपको मानना होगा कि अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टी है वो अभी भी समर्थन कर रही है ट्रंप का, अभी भी समर्थन कर रही है। जहां तक कि वेनेजुएला और ईरान की बात है, देखिए ईरान जो है कई युद्ध लड़ चुका है, खासकर इराक के साथ जो युद्ध लड़ा सन 88 तक युद्ध लड़ा, कम से कम 4-5 लाख या उससे भी ज्यादा जो है तादाद पे उसके लोग मारे गए, केमिकल अटैक हुए, मिसाइल के अटैक हुए। तो ईरान की जो लीडरशिप है, और ईरान आप जानते हैं एक शिया मुल्क है, तो एक शिया जो रीति है वो शहादत की रीति है, शहादत की रीति है। और तो ईरान जो है ये जो वहां के जो मुल्ला हैं वो लड़ने के लिए चूक नहीं रहे हैं, वो लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो है एक शहादत का मौका है। तो ऐसी स्थिति में जो है बिल्कुल मिसकैलकुलेशन किया, जो भी जिसने भी एडवाइस किया ट्रंप साहब को, जिसने भी बोला कि ये वेनेजुएला के जैसे होगा, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी मूर्खता की, क्योंकि ईरान कई सालों से तैयारी कर रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा, उसने उसके अंडरग्राउंड बेस हैं। आप शायद ये नहीं जानते हैं कि ईरान अपने जो बेस है और जो अंडरग्राउंड वो बनाता है, वहां पे एक ऐसा सीमेंट इस्तेमाल करता है जो सबसे हाई ग्रेड का सीमेंट होता है। अक्सर लोग सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, उसका भी अपना एक साइंटिफिक टेक्निकल कैलकुलेशन होता है। तो ईरान जो है वो खास एक ऐसा सीमेंट इस्तेमाल कर रहा है वहां पे, जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर झेल लेता है। तो इसलिए अमेरिका और इजराइल ने जो उसके अंडरग्राउंड बेसिस थे, उसके जहां से एग्जिट और एंट्री होते थे, वहां पे बमबारी की। तो वहां पे वो जो है बुलडोजर लेके वो सफाई कर रहे हैं, उसको खोल देते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने मिसाइल जो है जमीन में गाड़ दी हैं, ऐसे गाड़ी हैं जो कि ऊपर से नजर नहीं आता है और फिर भी फायरिंग कर रही है। और यही देख रहे हैं आप कि जब 20 दिन की बमबारी हो रही है, ऊपर सैटेलाइट चल रही है, ऊपर अमेरिका और इजराइल के ड्रोन चल रहे हैं, फिर भी ईरान के हमले जो हैं कम नहीं हुए हैं। मतलब थोड़ा पहले से कम हो गए, पर उसके बाद फिर जो है बढ़ने लगे। इस लड़ाई में रूस और चीन की भूमिका आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि दोनों देश ऐसे देखा जाए तो युद्ध में तो इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस युद्ध में क्या उनकी कोई भूमिका है? देखिए, भूमिका यही है कि टेक्निकल तौर से समर्थन दे सकते हैं। लोग कहते हैं कि ईरान जो है, ईरान ने जीपीएस इस्तेमाल करना बंद कर दिया है और अब वो चाइना का जो सिस्टम है बेइदू, उसको यूज करता है। तो क्योंकि जीपीएस अमेरिका का सिस्टम है, तो जीपीएस अमेरिका जब चाहे वो उसका स्विच बंद कर दे। तो अब वो बेइदू इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही लोग कहते हैं जैसे चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी कि जो उनकी सैटेलाइट है ऊपर से, तो सैटेलाइट से ऐसा है कि कई
हथियार या ड्रोन्स या ऐसी हैं जिनको कि सैटेलाइट नेविगेशन इस्तेमाल करना पड़ता है। अब वहां पे पता नहीं, ये चीजें जो हैं ये आसानी से पता नहीं लगता कि किस तरह की टेक्निकल सहायता दी जा रही है। अच्छा, जहां तक कि रूस है, आप जानते हैं कि एक ड्रोन जो है उसका नाम शाहिद है। ये शाहिद ड्रोन जो हैं ये ईरान ने रूस को दिए थे। अच्छा, रूस ने बड़ी फैक्ट्री लगाई है और वो अब शाहिद बना रहा है, पर उसने मॉडिफिकेशन भी किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, और वो मॉडिफाइड ड्रोन जो हैं वो उन्होंने ईरान को वापस भेजे हैं, जो कि काफी कामयाब निकले। तो इस तरह की मदद जो है वो तो जरूर मिल रही है। और दूसरी बात यह है कि चीन जो है ईरान का तेल खरीद रहा है, उससे भी ईरान को बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो पाबंदियां लगी थी, अब तो पाबंदी उठा दी अमेरिका ने, पर पाबंदियां लगी थी। तो तेल खरीदने से जो है ईरान को काफी मदद मिलती है। आपने शुरू में चर्चा की हमारे इस कार्यक्रम में अभी कि जो देश हैं खाड़ी के भी, और मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि ये अगर बात थी कि भाई मंडे को शाम तक अगर समय खत्म हो रहा है और इसके बाद हमला होने लगा, तो ईरान ने ये कह दिया था कि वो इस पूरे इलाके में, पश्चिम एशिया में, खासकर गल्फ जो कंट्रीज हैं, इनका भी बिजली खत्म कर देगा, इनका भी पानी खत्म कर देगा। और पानी खत्म करने वाली जो बात थी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि सभी जानते हैं कि समंदर के पानी को वो लोग मीठा करके उसके लिए प्लांट लगे हैं, बड़ी उसके लिए काम किया है लोगों ने, उस पर बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे और तब जाकर मीठा पानी सबको मिलना शुरू हुआ। तो मीठे पानी के जितने प्लांट्स हैं उनको भी डिमोलिश कर देगा ईरान, बिजली भी खत्म हो जाएगी, न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी जिनके पास हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, और अमेरिका के भी जितने प्लांट हैं या जिसमें कोलैबोरेशन है वो भी खत्म कर देगा ईरान, ये धमकी दे दी थी। तो क्या आपको लगता है कि ये देश जो है, बहरीन है, कतर है, ओमान, या ये सॉरी यूएई है, सऊदी है, क्या इनका भी अमेरिका पर दबाव पड़ा है, ज्वाइंट एक प्रेशर कि भाई आप ऐसा हरगिज मत कीजिए वरना हम तो बर्बाद हो जाएंगे, अब तो आपके लोग हैं और आप अपने लोगों को क्यों बर्बाद करेंगे, आपके अड्डे तो बर्बाद हो चुके हैं, वगैरह वगैरह। देखिए, एक तो यह है कि अमेरिका इन देशों को सुरक्षा दे रहा था, उसने वहां पे बेसेस लगाए थे, तो सुरक्षा नहीं दे पाया। मतलब जो कुछ अभी तक हुआ है उसी से ये साफ जाहिर हो गया है। अब अगर हमला होता, देखिए आपने डिसैलिनेशन की बात करी, नमक का पानी जो है वो मीठा कर दिया जाए। बहरीन का पानी 99% पानी डिसैलिनेशन से आता है। बहरीन छोड़िए, इजराइल का 50% पानी डिसैलिनेशन से आता है। अगर इजराइल के प्लांट पे हमला होता, बहरीन के प्लांट पे होता, यूएई के प्लांट पे होता, तो समझ लीजिए कि वहां तो एक ऐसी समस्या हो जाती कि लोगों को जहाज में बैठ के वहां से भागना पड़ता। शहर पानी के बिना तो आप जानते हैं क्या हालत होती। तो ये वाकई में एक बहुत जबरदस्त धमकी थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रंप साहब ने शायद सोचा नहीं होगा कि अगर मैं उल्टे, उनकी तो आदत ही है कि जो है मुंह फट है, बोल देते हैं, बोल दिया कि मैं पावर प्लांट सबके खत्म कर दूंगा। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जो है जो उनके वहां पे जो सहायक हैं उनके पावर प्लांट भी खत्म हो सकते हैं, और खासकर डिसैलिनेशन प्लांट। अभी तक इजराइल ने एक डिसैलिनेशन, ईरान का डिसैलिनेशन प्लांट कैशम द्वीप में था, उसके ऊपर बमबारी करी। तो इजराइल ने अक्सर जो है ये टेढ़ापन दिखाया है, जैसे डिसैलिनेशन प्लांट पे हमला किया है इजराइल ने ही, ईरान के साउथ पार्स ऑयल फील्ड पे हमला किया,
और वहां भी ट्रंप साहब ने ये साफ कह दिया था कि ये हमसे बिना क्वेश्चन नहीं हमारे किया, हाँ, तो हमसे हाँ पूछे बगैर किया। पूछे बगैर किया, हालांकि वो सच नहीं बोल रहे थे, पर ये कह तो दिया। तो अब जो है मैं समझता हूं कि ये काफी एक दिलचस्प की बात होगी कि कैसे अमेरिका और इजराइल के जो रिश्ते हैं ये कैसे बढ़ेंगे, और कैसे ये वार्तालाप जो है, जहां तक कि ईरान है, ईरान ने तो जैसे पहले ही वायदा कह दिया था कि खासकर जहां तक कि न्यूक्लियर मामला है उस पर तो हम जो है आपकी शर्त मानने को तैयार हैं। ये है कि हम एनरिचमेंट करेंगे, पर लो एनरिचमेंट होगा, और क्योंकि एनरिचमेंट जो है, देखिए जेसीपीओए के तहत 2000 मेरे ख्याल से 20 तक ईरान तो मान ही रहा था ये बात। ये तो ट्रंप ने जो है जेसीपीओए से वहां से निकल आए और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। गलती तो उन्हीं की थी, गलती उन्हीं की थी। अब ईरान ये कह रहा है कि हम आपकी कुछ शर्त मानने को तैयार हैं, क्योंकि हम तो पहले ही मानने को तैयार थे, पर उसमें वो अपनी भी शर्त लगा रहा है, और ये कि आप अपने यहां से बोरी बिस्तरा बांध के चले जाओ। पर मैं समझता हूं कि अमेरिका को बोरी बिस्तरा बांध के वहां से जाना ही होगा, क्योंकि अब जो है किस मुंह से यूएई, कतर, ओमान और ये सब जो कुवैत जो हैं, क्या सब अमेरिका उनकी को क्या सुरक्षा दे सकता है? जब मौके पे सुरक्षा नहीं दे पाया तो अमेरिकी जो वहां पे जो बेस होंगे उनका क्या फायदा है? बिल्कुल आखिरी सवाल कि इसमें अपने देश के, अपने देश का जो रोल है, जो भूमिका है, जो एक जमाने में हमारी जो गुटनिरपेक्ष राजनीति थी और बड़ा उसका एक उसकी बड़ी इज्जत थी। आप कोरियन वॉर में देखा आपने नेहरू की भूमिका, या बाद के दिनों में भी हमेशा दिखाई देती थी। हम ब्रिक्स के चेयरमैन के तौर पे इस बार मेजबानी कर रहे हैं कुछ ही महीने बाद, और ब्रिक्स के ही एक देश पर हमला हुआ, उसके सुप्रीम लीडर की हत्या हुई। हमने कुछ भी नहीं कहा ऑफिशियली, माने भारत की तरफ से। जनता ने किया, अवाम ने किया अपने देश की, लेकिन सरकार की जो भूमिका थी और प्रधानमंत्री जी का हमले से जस्ट घंटे पहले जो यात्रा थी 2 दिन पहले, इस पूरे मामले को कैसे आप देखते हैं? क्या भारत ने मिसकैलकुलेट किया? भारत की जो फॉरेन पॉलिसी जो बनाने वाले लोग हैं, क्या वो उन्होंने समझा नहीं? जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं समझा ईरान को, क्या वैसे ही हमने नहीं समझा नेतन्याहू को और डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम को? देखिए, मेरा आज एक आर्टिकल छप रहा है और ट्रिब्यून में छपा है, तो उसमें मैंने यही कहा है, मैंने कहा है कि इंडिया जो है अपने ही इलाके में जो है, जहां की एक बैलेंसर का रोल इख्तियार करता था, और जिसके रिश्ते थे सभी के साथ, इजराइल के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ, सबके साथ, वहां पे अब केवल एक स्पेक्टेटर रह गया है, खाली एक तमाशा देख रहा है। हा? तो हम लोग हैं वहां, बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री रोज किसी से बात करते हैं, पर अगर आप ये देखेंगे, एक बड़ी विचित्र बात यह है, ये किसी ने नोटिस नहीं करी है, प्रधानमंत्री ने सबसे बात की है। प्रधानमंत्री ने जॉर्डन के राजा, कतर, बहरीन के राजा, कतर के अमीर, इधर के अमीर, ईरान के राष्ट्रपति से 2 बार बातचीत कर चुके हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत नहीं करी है। तो आप बातचीत कर रहे हैं एक युद्ध पे, एक जंग पे, पर जो उसका मुख्य अतिथि है उससे आप बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? ये मेरे समझ नहीं आई बात। तो हम लोग केवल जो हैं अब एक किस्म के, समझ लीजिए कि स्पेक्टेटर रह गए हैं, वहां तमाशा देख रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इसको फोन उठाया, उससे बात कर लिया, दूसरे से फोन उठाया, उससे बात कर लिया, पर जो कुछ आपने कहा वो ज्यादा मतलब नहीं रखता है, उसका कुछ ज्यादा
वजन नहीं है। ये हमारी स्थिति जो है काफी जो है कमजोर हो चुकी है इस इलाके में। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? मनोज जोशी जी ने जो बिल्कुल आखिर में कहा कि कूटनीतिक स्तर पर भारत ने अपना वजन खोया है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी क्षति है हमारे देश की छवि की और हमारी हैसियत की, जिसका पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया जिसको रिकॉग्नाइज करती थी उस समय भी, जब हम बहुत साधारण अभी थे, हम नए नए आजाद हुए थे, तब भी भारत का दबदबा, भारत का सम्मान, इसके नेताओं का सम्मान जबरदस्त था। लेकिन कहीं ना कहीं हमने काफी कुछ खोया है इस दौर में, और इसकी भरपाई कैसे होगी ये तो भविष्य बताएगा। तो आज इतना ही। मनोज जोशी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हम फिर आपसे बातचीत करते रहेंगे दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ओके।